Hello student, today started chapter number 3 part 4 द इंटर वॉर इकोनॉमी। वर्ल्ड वार के दौरान जो इकोनॉमी थी, इंटरनेशनल इकोनॉमी थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 18 चला था, वाज फॉट इन यूरोप बट इट्स इम्पैक्ट वाज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो विशेषकर यूरोप में हुआ था। यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, इटली वगैरह जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उनके बीच में ये वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 18 तक। लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर पड़ा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड अनदर कैटास्ट्रोफिक वार। इस दौरान दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। जो इस युद्ध का जो ये युद्ध हुआ था, कैटास्ट्रोफिक वार का मतलब है विनाशकारी युद्ध। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पूरे यूरोप में आ गई, पूरे विश्व में आ गई। कई देश गरीब हो गए क्योंकि युद्ध में पैसा लगता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई, कई जगह पर जो शासन थे वो ख़त्म हो गए, जैसे नाजीज़्म है, जैसे फासिज्म है। इटली में फासिज्म, जर्मनी में नाजीज़्म जो हिटलर का शासन था। लेकिन ये 1939 की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वार की। लेकिन 1914-18 में रशिया एकदम कोलैप्स हो गया था। इसके अलावा इटली, जर्मनी जैसी कंट्रीज़ को काफ़ी नुकसान हुआ था। जितना वर्ल्ड वार फर्स्ट का इम्पैक्ट है वैसा इम्पैक्ट है सेकेंड वर्ल्ड वार का है, जिसने भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को जन्म दिया, अस्थिरता को जन्म दिया। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए, देखिए। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट बिटवीन द अलाइज। मैंने पहले भी बताया था कि जो वर्ल्ड वार है दो ग्रुप्स में हुआ था। अलाइन कंट्रीज थे और एक तरफ था एक्सिस कंट्री। तो अलाइज में कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। और सेंट्रल पावर में कौन थे? सेंट्रल पावर मीन्स एक्सिस कंट्री कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन टर्की, जो ओटोमन साम्राज्य था जिसमें खलीफा का शासन था। द वार लास्टेड फॉर मोर देन 4 years विच इन्वॉल्व द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन। ये जो युद्ध था 4 साल से अधिक समय चला था, जिसमें कई इंडस्ट्रियल जो नेशन थे, औद्योगिक राष्ट्र थे, वो शामिल थे, जैसे रशिया, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, सब शामिल थे इस युद्ध में। इट वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार विच सा द यूज ऑफ मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा ऑन ए मैसिव स्केल। इस युद्ध में ये इंडस्ट्रियल वार माना गया है। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि मशीन गन्स का प्रयोग किया गया, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, केमिकल वेपन्स, जो रासायनिक हथियार थे, उनका बड़ी स्केल पर यूज किया गया। ड्यूरिंग द वार इंडस्ट्रीज वर रिस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वार रिलेटेड गुड्स। इस समय वे इंडस्ट्रीज रिस्ट्रक्चर्ड यानी वापस एस्टेब्लिश हुई और उन्होंने जो वार रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे उनका निर्माण किया, जैसे मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट्स, केमिकल वेपन्स, इनका निर्माण शुरू किया। या युद्ध से संबंधित जो गुड्स नेसेसरी थी उनके प्रोडक्शन होने लगा। वे इंडस्ट्रीज रिस्ट्रक्चर्ड हुई, पुनर्स्थापित हुई। Britain borrowed large sum of money from US bank as well as the US public, transforming the US from being an international debtor to an international creditor. अब क्या हुआ कि ब्रिटेन ने युद्ध में सबसे ज़्यादा पैसा लिया था यूएस के बैंक से, जो यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक थे उनसे पैसा उधार लिया था। लेकिन बैंकों के अलावा उसने यूएस पब्लिक से भी उतना ही पैसा कर्ज में लिया। इसका क्या परिणाम हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर यूएस डिबेटर यानी कर्जदार बन गया। जो कर्ज देने वाला था वो अब इस बार कर्जदार बन गया, यानी कर्ज दे नहीं पा रहा था किन्हीं देशों को। क्यों? क्योंकि उसको भी स्वयं को कर्ज चुकाना था अपनी पब्लिक का। इसलिए वो क्रेडिटर से क्या बन गया? डिबेटर बन गया। जो किसी समय पर दूसरों को कर्ज देता था, आज वो कर्ज चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। पोस्ट वार रिकवरी। अब देखिए युद्ध के बाद की क्या रिकवरी होती है।
जब 1918 में वर्ल्ड वार ख़त्म होता है। पोस्ट वार इकोनॉमी रिकवरी ब्रिटेन द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी फेस्ड ए प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस। जो किसी समय पर ब्रिटेन अपने आप को वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी समझता था, वो युद्ध के बाद कोलेप्स हो गया, एकदम ख़त्म हो गया, और उसको लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक क्राइसिस यानी आर्थिक मंदी सहनी पड़ी। क्यों? क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा युद्ध में खर्च हो चुका था। इंडस्ट्रीज हैड डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान व्हाइल ब्रिटेन वाज प्रोक्यूपाइड इन द वार। देखिए, भारत और जापान में कई इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था। उस समय जब वो बिजी था, तो उस समय इंडिया और जापान में कई ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो डेवलप हो चुकी थी। ब्रिटेन आफ्टर द वार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजीशन ऑफ डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट एंड टू कम्पीट विथ जापान इंटरनेशनली। अब युद्ध के बाद क्या किया? युद्ध के बाद ब्रिटेन ने भारत में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने और पुरानी स्थिति को हासिल करने का प्रयत्न किया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वह जापान से कंपटीशन नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि जापान उस समय सबसे ताकतवर और लीडिंग इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो रहा था। 1939 से 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसमें जापान ही लीड कर रहा था, जापान ही सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री था। इसलिए जापान की इकोनॉमी उस समय बूस्ट हो रही थी जब ब्रिटेन युद्ध में बिजी था। एट द एंड ऑफ द वार ब्रिटेन वाज बर्डन्ड विद ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट्स, एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट वर्क बिकेम ए एंड्यूरिंग पार्ट ऑफ द पोस्ट वार सिनारियो। देखिए, इस समय जो युद्ध ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन भारी जो विदेशी ऋण है, डेब्ट है, उसमें दब गया। कुछ काम नहीं था, चिंता थी, एंजाइटी थी, क्या काम करें, और अनिश्चितता थी कि भाई युद्ध कहीं वापस स्टार्ट ना हो जाए। इसलिए वह एंजाइटी में और युद्ध के सिनारियों में यानी पोस्ट वार सिनारियों में एकदम ग्रसित रहा, क्योंकि वह कुछ काम कर नहीं पा रहा था। इसलिए उसका सबसे ज़्यादा फोकस अब इंडियन इंडस्ट्रीज़ पर था। अगला है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। द यूएस इकोनॉमी रिकवरी क्विकर एंड रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन अर्ली 1920s। यूएस इकोनॉमी जो उस समय वर्ल्ड वार में यूएस जो क्रेडिटर से डिबेटर हो गया था, उसकी अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार हुआ, और 1920s के डिकेड आते आते वह एक तरीके से इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग हो गया। मास प्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी विच बिगेन टू लेट 19th सेंचुरी। इसका सबसे बड़ा कारण ऐसा माना जाता है कि उस समय अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हो गया था। प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा था, जो पूरे विश्व में सेलिंग के लिए भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। Henry Ford is a well-known pioneer of mass production, a car manufacturer who established his car plant in Detroit. फोर्ड कंपनी जिसके मालिक थे हेनरी फोर्ड, कार बनाते हैं। फोर्ड कंपनी की जो कार आती है उसके ओनर थे हेनरी फोर्ड। उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली डेट्रॉइट में, जो अमेरिका का शहर है डेट्रॉइट, उसमें एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश किया। द टी मॉडल फोर्ड वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार। अंडरलाइन कर लेना इसको। फोर्ड कंपनी की टी मॉडल फोर्ड कार वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार, यानी टी मॉडल की, फोर्ड कंपनी की टी मॉडल की जो कार है वो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाली कार थी, जो सबसे ज़्यादा उस समय 1920s के डिकेड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। तो अंडरलाइन करना है टी मॉडल फोर्ड कार, और फोर्ड कंपनी के मालिक का नाम है हेनरी फोर्ड, और जो कार प्लांट एस्टेब्लिश हुआ वो था डेट्रॉइट यूएस में।
Fordist industrial practices soon spread in US and were also copied in Europe in the 1920s. जो फोर्ड की औद्योगिक जो संस्थाएं हैं, कार्य हैं, वो यूएस से, जो यूएस में चल रहा था, सेम टू सेम ऐसा ही उसकी डुप्लीकेट कॉपी यूरोप में शुरू हो गई। यानी जैसे जैसे यूएस में जो कार कंपनी कार्य कर रही थी, वैसे के वैसे 1920s में यूरोप में भी सेम टू सेम वैसा ही वर्क शुरू हो गया, ताकि वे भी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा आल्सो बूम्ड, फाइनेंस वंस अगेन वाइल लोन्स। अब उसी समय रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आदि की भी डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भी अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने लगी और वे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पर ध्यान देने लगी। इससे क्या हुआ, और ये सारा कार्य कैसे कर रही थी ब्रिटिश कंपनियां? लोन लेकर। वे वापस लोन लेने लग गई। इन 1923 द यूएस रिज्यूम्ड एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर। 1923 में अमेरिका ने शेष विश्व को पूंजी मतलब पैसा देना वापस, यानी लोन के रूप में पैसा देना वापस शुरू कर दिया 1923 में। जो किसी समय डिबेटर हो गया था वो वापस क्रेडिटर हो गया, मतलब वापस पैसा देने लग गया लोन के रूप में, और सबसे बड़ा विदेशी ऋणदाता बन गया, यानी ऋण देने वाला बन गया, विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता। क्योंकि जितने भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आज भी अमेरिका में ही स्थित है, जैसे वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। अगला है द ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी। इसको इम्पोर्टेंट मान लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रेट डिप्रेशन यानी विश्व की सबसे बड़ी महामंदी। The period of Great Depression began around 1929 and lasted till the mid 1930। यानी ग्रेट डिप्रेशन यानी जो महामंदी का समय है वो 1929 से 1935 तक का माना जाता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइंस इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम। पूरे विश्व में इसी समय ये समझिए एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, प्रोडक्शन उत्पादन की, और इनकम, आय और व्यापार की इतनी कमी हो गई कि पूरे विश्व में मंदी आ गई। इनकम का कोई सोर्स नहीं रहा, प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो गई, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए, द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज वर एग्रीकल्चर रीजन एंड कम्युनिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स लीड टू डिप्रेशन। अब इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा किस पर? एग्रीकल्चर सेक्टर पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर, और दूसरा कम्युनिटीज़ पर, समुदाय पर। क्यों? क्योंकि उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था, और एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काम नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था, तो वो जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं या जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको बाय नहीं कर पा रहे थे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर लीड टू डिप्रेशन। अब इसी समय क्या होता है कि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने डिप्रेशन यानी महामंदी को जन्म दिया है। अब वे कुछ फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो देख लेना। द फर्स्ट फैक्टर इज एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। सेकेंड, इन द मिड 1920s मैनी कंट्रीज फाइनेंस्ड देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम द यूएस। पहला तो यह है कि एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन किया गया, इतना प्रोडक्शन किया गया जितनी आवश्यकता नहीं थी, यानी सप्लाई ज़्यादा हो गई थी, तो ऑटोमेटिक उनकी डिमांड कम हो गई। दूसरा था, सेकंड इज़ द मिड 1920s यानी 1925 के आसपास, मैनी कंट्रीज फाइनेंस्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू लोन फ्रॉम द यूएस। 1920 के दशक के आसपास कई देशों ने अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको अमेरिका से ऋण के माध्यम से, यानी अमेरिका से ऋण लेना शुरू कर दिया। यानी वे जो भी चीज़, जैसे कोई प्रोडक्शन यूनिट डालना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वो उसका जो पैसा था वो यूएस से लोन के रूप में लेने लगे। तो यूएस में क्या हुआ, पैसे की इतनी कमी होगी कि वो वहाँ ग्रेट डिप्रेशन हो गया। इसलिए ग्रेट डिप्रेशन जिस देश में हुआ वह देश था अमेरिका। तो अमेरिका इज़ द विक्टिम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, यानी अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन यानी महान मंदी का शिकार था।
द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय द विदड्रॉ ऑफ द यूएस लोन इन डिफरेंट वेज। बाकी की दुनिया अलग अलग तरीक़ों से अमेरिकी ऋणों की वापसी से प्रभावित हो रही थी। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके से विदड्रॉ किया जा रहा था पैसा। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय द विदड्रॉ ऑफ यूएस लोन इन डिफरेंट वेज। विदड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना। यूएस से लोन के रूप में अलग अलग तरीके से पैसे निकाले जा रहे थे, जिसके कारण अमेरिका की स्थिति फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ख़राब हो गई। द यूएस वाज आल्सो सेवरली अफेक्टेड बाय डिप्रेशन। यानी यूएस सबसे ज़्यादा, अगर कोई कहा जाए कि सबसे ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन का विक्टिम कौन था, शिकार कौन था, तो वो था यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Unfortunately, the US banking system collapsed as thousands of banks went bankrupt and were forced to close. इसका परिणाम क्या हुआ कि जितना बैंकों ने लोन दिया उसकी वजह से वे लोन वापस नहीं आ पाए, जिसकी वजह से यूएस का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स्ड हो गया और थाउजेंड्स ऑफ बैंक, हज़ारों बैंक करप्ट, दिवालिया हो गए और बंद हो गए। अगला है फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन। वे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं? इससे पहले लिखा दिया, वैसे मैंने बता दिया आपको फर्स्ट सेकंड ये जो बताए थे, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ इसको स्पेशली लिखा गया तो देख लेने एक बार कि पहला है एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेंड ए प्रॉब्लम, इट मेक्स ए प्राइज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्लम्पिंग। पहला है कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो ओवर प्रोडक्शन था, इसकी वजह से जो कृषि की जो प्रोडक्ट थे उसकी प्राइस धीरे धीरे स्लम्प हो गई, यानी गिरने लग गए। तो सप्लाई ज़्यादा हो गई तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैनी कंट्रीज फाइनेंस्ड देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू द लोन दे गोट फ्रॉम द यूएसए। अधिकांश देश क्या करते थे, अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएसए से ऋण के रूप में प्राप्त करते थे। तो जितना भी वे पैसा लेते थे लोन का, वो किससे लेते थे? यूएस बैंकों से। तो यूएस बैंक ऑटोमेटिक कोलैप्स होने ही थे। अगला है अमेरिकन कैपिटलिस्ट स्टॉप्ड ऑल लोन टू यूरोपियन कंट्रीज। तीसरा पॉइंट है, अमेरिकी जो कैपिटलिस्ट थे, पूंजीपति लोग थे, उन्होंने क्या किया, यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। इसलिए ज़्यादातर जो ऋण लिए जाते थे वो बैंकों से लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट यानी जो बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वे यूरोपियन कंट्रीज़ को लोन नहीं देते थे। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, इन यूरोप इट लेड टू फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स एंड कोलैप्स ऑफ करेंसीज लाइक स्टर्लिंग। यूरोप में क्या हुआ कि कुछ बैंक एक तरीके से बंद हो गए थे। स्टर्लिंग जैसी मुद्राएं एकदम कोलैप्स हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसकी जो रेट थी स्टर्लिंग की, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, घट रही थी। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में चलने वाली स्टर्लिंग करेंसी की रेट ऑटोमेटिक कोलैप्स होने की वजह से वे डॉलर में क्या करते थे, ट्रेड करना चाहते थे और डॉलर के रूप में लोन लेना चाहते थे। क्योंकि स्टर्लिंग में अगर लोन लिया जाएगा तो उसकी रेट प्राइस धीरे धीरे क्या हो जाता था, कम हो जाता था। लेकिन डॉलर उस समय सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी थी। डाउलिंग द इम्पोर्ट ड्यूटीज बाय द यूएसए विच हिट द वर्ल्ड ट्रेड बेडली। अगला नेक्स्ट है, अमेरिका ने क्या किया, आयात शुल्क को डबल कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, पूरा विश्व का जो व्यापार है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ। क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी डबल करने से क्या हुआ कि कोई भी सामान अगर अमेरिका आता था उस पर डबल ड्यूटी लगती थी, ज़्यादा टैक्स लेता था अमेरिका। इस वजह से अमेरिका की स्थिति खराब हो चुकी थी। अगला है इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन। अब इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन ट्रेड इज इमीडिएटली अफेक्टेड बाय डिप्रेशन। इंडिया का ट्रेड इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। वो कैसे हुआ देखिए, द प्राइज ऑफ एग्रीकल्चर फेल शार्पली बट स्टिल द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स। कृषि की कीमतों में तेज़ी से गिरावट आने लग गई, लेकिन फिर भी जो औपनिवेशिक सरकार थी हमारी ब्रिटेन की सरकार, उसने जो रेवेन्यू डिमांड्स थी यानी पैसे की जो डिमांड थी उसको वैसे ही पैसा
इंडियन से लेने लगी। उन्होंने लैंड टैक्स लगा दिया, लैंड रेवेन्यू टैक्स उतना लगा दिया जितना उनकी आवश्यकता थी। इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना ही उन्होंने रेवेन्यू जो टैक्स थे, लैंड रेवेन्यू टैक्स थे, उनको कम किया। उन्होंने किसी भी प्रकार के टैक्स को कम करने से, रिड्यूस करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको उनकी डिमांड्स को पूरी करनी थी। ब्रिटेन को अपना डिमांड जो कोलैप्स हो चुकी थी फाइनेंशियल कंडीशन, उसको री एस्टेब्लिश करना था। इन दोज डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल, नोटेबली गोल्ड। इस डिप्रेशन में, इस महामंदी में भारत कीमती धातु, विशेष रूप कर सोने का सबसे बड़ा क्या बन गया? एक्सपोर्टर बन गया। वो भारत विश्व को सोना बेचने लगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि गोल्डन बर्ड के नाम से इंडिया को जाना जाता था, इसलिए सोना पूरे विश्व में इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाने लगा। रूरल इंडिया वाज द सी थिंग विद अनरेस्ट व्हेन महात्मा गांधी लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट द हाइट ऑफ द डिप्रेशन इन 1931। 1931 का ये जो समय चल रहा था वो सिविल डिसोबीडियंस का टाइम था, और उस समय पूरे रूरल एरिया में एक तरीके से अनरेस्ट, एक तरीके से पीस ख़त्म हो चुकी थी। वायलेशंस चल रहे थे, मूवमेंट्स चल रहे थे, और इसी कारण इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से महात्मा गांधी ने इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन अपनी नेसेसिटीज़ की पूर्ति, फुल रिक्वायरमेंट्स की फुल जो डिमांड थी वो इंडिया से फुलफ़िल कर रहा था टैक्सेज के माध्यम से। इसलिए 1930s के आसपास सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी, ताकि ब्रिटेन का विरोध किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है रिबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार एरा। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे होता है युद्ध के बाद, उसको हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।